नमस्कार, स्वागत है आपका पावर ब्रेकफास्ट में। आपके साथ मैं हूं नेहा आनंद। फटाफट देख लेते हैं कि मंगलवार की सुबह ग्लोबल मार्केट से हमारे बाजारों के लिए किस प्रकार के संकेत हैं। तो कह सकते हैं कुछ मिले जुले ही संकेत मिल रहे हैं, क्योंकि एक तरफ एसजीएक्स निफ्टी है जो कि तकरीबन 100 अंकों की मजबूती के साथ 16,935 के पार निकलकर कर रहा है कारोबार। लेकिन जब एशियन मार्केट्स पर नजर डाली जाए तो यहां पर कुछ सुस्त सपाट से संकेत ही दिखाई दे रहे हैं। जापान का बाजार निकेई इस समय 50-53 अंकों की कमजोरी के साथ कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि डाउ फ्यूचर्स, नैस्डैक फ्यूचर्स पर नजर डाली जाए तो यहां पर हमने कुछ फ्लैट टू पॉजिटिव सा ही रुझान बनता हुआ देखा है। बीते सत्र की बात करें तो बड़े इंटरेस्टिंग मूव दिखे। एक तरफ नैस्डैक जहां बिल्कुल फ्लैट बंद हुआ है, डाउ फ्यूचर्स में हमने 170 अंकों की कमजोरी देखी है। और अगर कमोडिटी मार्केट की बात करें तो जबरदस्त एक्शन हमने कल पूरे सेशन में देखा, ना सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बल्कि घरेलू बाजार में भी, और आज भी कुछ इंटरेस्टिंग मूवमेंट दिख रहे हैं। तो क्या कुछ हुआ है बीते सत्र में, आज कैसे संकेत हैं, इस पर बात करने के लिए मेरे सहयोगी दीपांशु मेरे साथ स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। दीपांशु, कल तो मतलब बिल्कुल दिल दहला देने वाला दिन था, लेकिन वही कमोडिटी मार्केट में तो हरियाली छाई थी। बिल्कुल। आज थोड़े संकेत मिले जुले हैं, तो क्या लग रहा है एसजीएक्स निफ्टी डाउ इन सबको देख के अच्छा है, बुरा है, और कमोडिटी मार्केट के लिए क्या? कल के मुकाबले में देखेंगे तो ऑफ कोर्स बहुत अच्छा है। इनफैक्ट एसजीएक्स निफ्टी अच्छी शुरुआत दिखा रहा है, 0.5% ऊपर है, डेज हाई पर फिलहाल आपको ट्रेड करते हुए दिख रहा है। तो कल की जो भारी गिरावट हुई है उसके सामने अगर आप देखेंगे तो ऑफ कोर्स बाजार थोड़े संभले हुए दिखे। हालांकि कल शाम को एसजीएक्स निफ्टी करीब 180 अंक ऊपर दिख रहा था, उसके मुकाबले अभी 90 अंक ही ऊपर है। बट हाँ, गिरावट के बाद एटलीस्ट थोड़े संभलते हुए दिख रहे हैं। बाकी के एशिया के बाजारों की आप बात करें तो वहां पर भी कल जैसी भारी गिरावट नहीं है। जापान थोड़ा सुस्त है, निचले स्तरों से सुधरा है। हांगकांग अभी खुला है, थोड़ी सुस्ती दिखा रहा है। बट हाँ, जिस तरह से डाउ फ्यूचर्स में कल जब बाजार बंद हुए थे तो हम देख रहे थे 300 पॉइंट्स का लगभग कट था, उसके मुकाबले कल शाम अमेरिकी बाजारों में उतनी भारी गिरावट नहीं रही है। तो इनफैक्ट कल हमने देखा, वैसे तो लगातार दूसरे दिन बाजार फिसले हैं, बट 170 अंकों का जो डाउ पर कट था वो निचले स्तरों से अच्छे सुधार के बाद आते हुए दिखा है। तो निचले स्तरों से अगर आप देखेंगे तो लगभग 150 अंक डाउ सुधर कर बंद हुआ। वहीं रसल 2000 S&P 500 में भी आपने कमजोरी देखी 0.5% तक की, बट यहां पर भी निचले स्तरों से सुधार था। और सबसे ज्यादा रिकवरी आईटी स्टॉक्स में आती हुई दिखी, क्योंकि 1 पॉइंट पर डे में नैस्डैक करीब 1% नीचे था, वहां से पूरी तरह रिकवर होकर नैस्डैक कल सपाट बंद हुआ है। तो कमजोरी है, सुस्ती है, बट उतनी खराब नहीं है, और निचले स्तरों से अच्छी रिकवरी भी हमने देखी है अमेरिकी बाजारों में। यूक्रेन और रशिया के बीच जो तनाव है उसकी टेंशन का दबाव अभी भी बाजार पर बना हुआ है। काफी सारी रिपोर्ट्स अभी भी आ रही हैं, कुछ फॉरवर्ड पोजीशंस रशिया के ट्रूप्स ने वहां पर ले ली हैं। डर है कि शायद आज या कल एक तरह का अटैक हो सकता है। अमेरिका ने अपनी एम्बेसी स्टाफ को कीव, जो कि यूक्रेन की कैपिटल है, उसको हटा के किसी और शहर में कर दिया है। तो वो सारी चीजें तो चल ही रही हैं और उसका दबाव आपको बाजार में दिखेगा, इसलिए वॉलेटिलिटी काफी बढ़ी हुई है। बट इसके अलावा कल फेड के एक मेंबर हैं जेम्स बुलार्ड, जिन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि एक अग्रेसिव रेट हाइक प्लान की जरूरत उन्हें आती हुई दिख रही है। तो एक डर यह भी है कि जब फेड रेट हाइक करेगा तो एक बड़ा रेट हाइक कर सकता है, शायद 0.5% तक की बढ़ोतरी हो सकती है। तो ये दो टेंशन हैं जिसकी वजह से हमने देखा है बाजार वॉलेटाइल है। हेल्थ केयर स्टॉक्स में कल हमने देखा यूएस में दबाव बना हुआ था, पर उसके सामने एनर्जी शेयर्स में लगातार खरीदारी हो रही है, कल भी आउट परफॉर्म कर रहे थे। आईटी स्टॉक्स में अच्छी रिकवरी हुई और ऑटो स्टॉक से भी बाजार को कल सहारा मिलते हुए दिखा है। यूरोप की बात करें तो यहां पर हमने 2% तक की कमजोरी देखी है। कच्चे तेल की बात करें तो जैसा आप बता रही थी, लगातार खरीदारी हो रही है भारतीय बाजारों में। इंटरनेशनल मार्केट्स में भी $95 के ऊपर ब्रेंट है, इनफैक्ट ऑलमोस्ट $96 के करीब है। सोने में बड़ा एक्शन है, इंटरनेशनल मार्केट्स में तो 3 महीने की ऊंचाई में है, पर भारतीय बाजार में और बड़ा आपने एक्शन बनते हुए दिखा है, और डॉलर इंडेक्स भी मजबूती दिखा रहा है। तो अभी भी चिंता हावी है, अभी भी बाजार उतार चढ़ाव वाले हैं, वॉलेटाइल हैं, पर हाँ, कल की भारी गिरावट के बाद एटलीस्ट आज थोड़े बाजार संभले हुए दिख रहे हैं। थैंक यू सो मच दीपांशु, वो पूरी डिटेल रखने के लिए। तो चलिए, कल से तो संकेत कुछ बेहतर हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले हम देख लेते हैं कि सोमवार को संस्थागत निवेशकों की तरफ से किस प्रकार की खरीदारी या बिकवाली के आंकड़े निकल कर आए हैं। सबसे पहले बात एफआईआईज की। कैश मार्केट में 4,254 करोड़ के आसपास की बिकवाली दिखी है। हालांकि जब डीआईआईज की बात करें तो यहां पर कुछ खरीदारी बनती दिखी है, 2,170 करोड़ के पास हमने खरीदारी देखी है। एफएनओ स्पेस में जब बात करें तो एफआईआईज की तरफ से 20 करोड़ के आसपास का खरीदारी का आंकड़ा सामने निकल कर आया है। चलिए, तो जिस प्रकार के संकेत जो कि अधिकतर मिले जुले से ही हैं, ऑल्दो कल से बेहतर है, ऐसे में हमारे मार्केट में आपको क्या रणनीति आज अपनाकर चलनी है, ट्रेड कैसे किया जाए, क्या रेंजेस हो, इन सब पर बात करने के लिए जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं।
अनिल सर, गुड मॉर्निंग। ग्लोबल संकेतों में या रादर कहें जो ग्लोबल न्यूज फ्लो है उसमें कोई सुधार तो नहीं है। हालांकि कल से कंपेयर किया जाए तो नंबर्स, फिर चाहे वो एसजीएक्स निफ्टी के हो, डाउ नैस्डैक के हो, वो कंपैरेटिवली बेटर हैं। सर, क्या लगता है आज जो कल की भारी बिकवाली दिखी उसके बाद कुछ राहत मिलती दिख रही है आज? देखिए, राहत तो है, इसमें कोई डाउट नहीं है और उसकी वजह ये है कि कोई फ्रेश खराब खबर नहीं आई है। जितनी खराब खबरें हमारे पास कल शाम थी उतनी ही आज सुबह भी है। मार्केट भी, ग्लोबल मार्केट थोड़े से कमजोर हुए हैं, जैसा आप कह रहे हैं अमेरिका ठीक है। तो जब हम बंद हुए तब अमेरिका के फ्यूचर्स इतने ही कमजोर थे, तो उम्मीद के मुताबिक अमेरिकी बाजार गिरे हैं, लेकिन इस बीच में वॉलेटाइल रहे हैं। एक चीज समझनी होगी कि न एसजेएक्स निफ्टी को बहुत ज्यादा लाल निशान में करना है, न हरे निशान में देख के बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट होना है, क्योंकि अल्टीमेटली पूरा जो इस वक्त दारोमदार है वो है कि रूस और यूक्रेन के बीच में जो तनाव है वो किस दिशा में बढ़ता है, सुलझने की तरफ या उलझने की तरफ। अब उस लिहाज से बाजार अपना रिएक्शन देंगे और जब तक ये क्लैरिटी नहीं आती तब तक बाजार आपको वॉलेटाइल ट्रेड दिखा सकते हैं। एक चीज। दूसरी चीज, अगर क्लैरिटी आ गई कि होना ही है युद्ध तो तेजी से गिरेंगे और उसके बाद रिकवर होंगे, और अगर ये क्लैरिटी आती कि नहीं होगा तो तुरंत उछल जाएंगे। तो आपको फ्लोज पर नजर, न्यूज के फ्लोज पर नजर रखिए कि किस तरह की न्यूज आती है और उसी के हिसाब से आपको अपनी स्ट्रेटेजी बनानी है। तो और न्यूज किस तरह की आएगी इसका अंदाजा लगाना बहुत ही मुश्किल काम है। कुछ लोगों का मानना है कि शायद नहीं हो रहा है। अब कल मीडिया रिपोर्ट ये भी आ रही थी कि 16 फरवरी तक शायद अटैक हो जाएगा। तो अब क्या सही है क्या गलत है पता नहीं। तो हमें सिर्फ ये करना है कि अपने लेवल्स ध्यान में रखें, डिसिप्लिन के तौर पर आप स्टॉप लॉसेस का सहारा लीजिए। कल कैश मार्केट में बिकवाली बढ़ी हुई है, हालांकि वायदा कारोबार के आंकड़े उतने बुरे नहीं है, तो आप कह सकते हैं थोड़ी रिलीफ वहां पर है। अब जो सपोर्ट इमीडिएटली निफ्टी के लिए निकल कर आता है वो है 17,625, 17,700। अगर हम कल का लो तोड़ते हैं 16,800, माफ कीजिए 16,625, 16,700 का अहम सपोर्ट है, वो तब आएगा जब हम कल का लो 16,800 तोड़ते हैं। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट वहां पर है। पहली रुकावट की जगह जो है निफ्टी के लिए वो 17,075 की रेंज में है। इसे पार करने के बाद ही ताकत का पहला एहसास होगा। बाद में देखते हैं आगे और किस तरह का न्यूज फ्लो आता है, तो फिर 17,200 तक की जगह खुलती है। तो ओवरऑल लेवल्स के हिसाब से चलना होगा। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है, 37,000 के आसपास हम बंद हुए, 36,350, 37,500 अब आपके लिए सपोर्ट का काम करेगा और ऊपरी स्तरों पर 37,500, 37,650 तक जाने की कोशिश बैंक निफ्टी की हो सकती है। तो आज के ट्रेडिंग सेशन में नया एक ही चीज ध्यान में रखनी है, न और पेसिमिस्टिक होना है न और कॉन्फिडेंट होना है। आराम से शांति से मार्केट को ध्यान से देखें, खबरों पर फोकस करें, क्योंकि वॉलेटाइल अब भी रह सकते हैं बाजार, इसमें कोई डाउट नहीं। चलिए, थैंक यू सो मच सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। स्थिति तो बहुत अच्छी या फेवरेबल नहीं है, लेकिन उसमें भी आपको कमाई का मौका डेफिनेटली मिलेगा अगर आप सतर्क रहें, स्टॉप लॉसेस फॉलो करें एंड ऑफ कोर्स जैसे कि अनिल सर ने कहा रेंज प्ले करें और आप न्यूज फ्लो पर जरूर अपना ध्यान रखें। और उसके लिए जी बिजनेस तो है ही, बस आपको जी बिजनेस दिन भर देखना है और आपको पता चलता रहेगा कि कब कहां आपको क्या रणनीति अपनानी है। दर्शकों की सहूलियत के लिए वो लेवल्स एक बार बता देती हूं जो अनिल सर ने शेयर किए हैं। निफ्टी में 16,625 से 700 की सपोर्ट रेंज बनती दिख रही है। अपसाइड में 17,000, 17,075 ये एक अपर बैंड होगी जिसको टेस्ट करता हुआ निफ्टी दिख सकता है। इसके पार ही कोई स्ट्रेंथ बनती हुई दिखेगी। बैंक निफ्टी में वहीं 36,350, 500 आज सपोर्ट रेंज का काम करेंगे और अपसाइड में 37,600 से 650 ये बैंक निफ्टी के लिए एक अपर रेंज बनती हुई दिख रही है। चलिए, ब्रॉडर मार्केट्स में तो क्या कुछ करना है, क्या रणनीति अपनानी, ये हमने जान लिया, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भी कम नहीं है। नतीजों का सीजन अभी भी जोरों पर है और ऑफ कोर्स खबरों के दम पर तो बहुत सारा एक्शन देखने को मिलेगा ही। तो स्टॉक्स इन न्यूज की लिस्ट लेकर मेरे सहयोगी कुशल इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। कुशल, गुड मॉर्निंग। जरा बताइए कि कौन कौन से नतीजे कल बाजार बंद होने के बाद आए थे और रहे कैसे हैं? बिल्कुल नेहा, सबसे पहले गुड मॉर्निंग आपको। और जिस तरह से नतीजों का फ्लो था वो आई थिंक कल लार्जली ओवर होता हुआ दिख रहा है। तो हम कह सकते हैं कि जो तीसरी तिमाही के नतीजे हैं वो मैक्सिमम जो फ्लो आना था वो कल आ चुका है। और उसमें सबसे पहले आप देखिए कोल इंडिया स्ट्रांग नंबर्स आए हैं। जो हमारा अनुमान था 27,840 करोड़ रुपए का आय का, उसके मुकाबले 28,434 करोड़ की आय कंपनी ने घोषित की है। साथ ही कंपनी की मार्जिन्स भी 22% से बढ़कर 24% हो गई है। कंपनी का मुनाफा आप देखिए 48% की ग्रोथ के साथ 4,558 करोड़ पर आता हुआ दिखा है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो दूसरा अंतरिम डिविडेंड का 5 रुपए प्रति शेयर का ऐलान
ऐलान किया है। यहाँ पर जी बिजनेस की एक्सक्लूसिव रिसर्च हमने आपको बताया था कि 4 से 6 रुपए के बीच यहाँ पर डिविडेंड आता हुआ दिख सकता है। 5 रुपए प्रति शेयर का यहाँ पर अंतरिम डिविडेंड का ऐलान किया है कोल इंडिया ने। आइशर मोटर्स नंबर्स अनुमान से कमजोर हैं। कंपनी की आय करीबन 1.9% ही बढ़ती हुई दिखी है 2881 करोड़ पर। साथ ही कंपनी का कामकाजी मुनाफा 660 करोड़ के अनुमान के मुकाबले इस बारी 583 करोड़ का ही आया है। कंपनी की मार्जिन्स भी 20.2% पर आई है। हमारा अनुमान 23% का था और कंपनी का मुनाफा 456 करोड़ रुपए का आता हुआ दिखा है। हमारा अनुमान 517 करोड़ रुपए का था। एनबीसीसी नंबर्स कमजोर हैं। मार्जिन्स आप देखिए यहाँ पर 3.04% से लगभग 3.6%, यानी कि बहुत ज़्यादा बढ़त नहीं है, हालांकि स्टेबल आप कह सकते हैं। बट कंपनी का मुनाफा 11% गिरकर 83 करोड़ पर आता हुआ दिखा है। बालकृष्ण इंडस्ट्रीज नंबर्स यहाँ पर भी कमजोर हैं। कंपनी का मुनाफा लगभग 4.3% ही बढ़ता हुआ दिखा है 340 करोड़ पर। हमारा अनुमान 388 करोड़ का था और कंपनी की मार्जिन्स 22.3% पर आई है 31.8% से गिरकर। इनफैक्ट यहाँ पर मार्जिन्स काफ़ी सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हुए हैं। हमारा अनुमान 27% का था यहाँ पर। अदानी एंटरप्राइजेज नंबर्स मिले जुले हैं। मार्जिन 6.6% के मुकाबले 4.1%। कंपनी का मुनाफा था 297 करोड़ का पिछले साल, इस बार 11.5 करोड़ के घाटे में यह तब्दील हो गया है। पॉलीप्लेक्स कॉर्पोरेशन नंबर्स जो है ओवरऑल अच्छे हैं, हालांकि मार्जिन जो है वहां पर थोड़ा इंपैक्ट आता हुआ दिखा है 26.6% के मुकाबले 19.9%। पर कंपनी का मुनाफा लगभग 36% बढ़कर 305 करोड़ पर आया और कंपनी की आय में भी 42% का उछाल दिखा गया है और 35 रुपये प्रति शेयर का यहाँ पर डिविडेंड का भी ऐलान किया है कंपनी ने। और अंत में एनएलसी इंडिया नंबर्स अच्छे हैं। यहाँ पर मार्जिन 21.5% से 4% की बढ़त के साथ 25.5% पर और कंपनी का मुनाफा भी लगभग 26% बढ़कर 230 करोड़ पर आता हुआ दिखा है। ओके, चलिए कुशल ने ये तो हमें बता दिया कि कल कौन कौन से नंबर्स आए हैं और वो किस प्रकार के रहे। कुशल, जरा अब ये भी बता दीजिए कि आज वैसे तो हम फैग एंड पर आ गए रिजल्ट सीजन के, लेकिन आज भी कुछ नंबर्स आने वाले हैं, तो किसके स्पेस से आएंगे एंड क्या खबरों के चलते कोई स्टॉक्स में एक्शन दिखेगा? बिल्कुल, खबरें काफी सारी हैं नेहा। और ट्रिगर्स में जैसे आप बात कर रहे थे कि कैश स्पेस से 2 नंबर्स आ रहे हैं, क्रिस्टल लिमिटेड और स्पाइस जेट, जहां पर आपको फोकस रखना है। और आरईसी लिमिटेड, ये इंटरिम डिविडेंड 6 रुपए प्रति शेयर का इन्होंने जो दिया था वो एक्स डिविडेंड रेट करते हुए दिखेंगे। खबरों की जहां तक बात है, सिप्ला कुछ रिपोर्ट्स ऐसी आ रही है कि प्रमोटर्स की ब्लॉक डील के जरिए करीब 2.5% हिस्सा बेचने की योजना है और यहाँ पर बेस सेल जो है वो 2% का रहेगा। 904 रुपये 80 पैसे से लेकर 916 रुपये 70 पैसे प्रति शेयर के बीच जो है डील संभव है, तो यहाँ पर आपको नजर रखनी चाहिए। इक्विटा स्मॉल फाइनेंस बैंक यहाँ पर 14 फरवरी यानी कि कल जो है इसका QIP खुलता हुआ दिखा था। 54.6 का फ्लोर प्राइस यहाँ पर तय किया गया है। साथ ही जो फ्लोर प्राइस है उस पर अधिकतम 5% के डिस्काउंट पर ये जो है इशू प्राइस होता हुआ दिखेगा। वेदांता, आप देखिए काफ़ी सारी न्यूज़ रिपोर्ट्स आती हुई दिख रही है क्योंकि कंपनी ने फॉक्सकॉन के साथ एक MOU साइन कर लिया है। भारत में सेमीकंडक्टर बनाने के लिए ये करार जो है वेदांता करती हुई दिख रही है। कोटक महिंद्रा बैंक, यहाँ पर LIC ने 11 फरवरी को कंपनी में 0.008% हिस्सेदारी खरीदी है। यहाँ पर अब इनकी हिस्सेदारी 5% के ऊपर जाती हुई दिख रही है। GE पावर इंडिया, निप्पॉन लाइफ इंडिया ने 0.9371% हिस्सेदारी यहाँ पर घटाई है और हिस्सेदारी अब घटकर 6.32% होती हुई दिख रही है। 10 फरवरी को ये हिस्सेदारी बेची गई थी। और अंत में एक और फंड एक्शन है मेरे पास, जहां पर सुमानी होम इनोवेशन में एबेकस ग्रोथ फंड ने करीबन 5 लाख शेयरों की खरीदारी की है। वहीं दूसरी तरफ EQ इंडिया फंड ने 6.8 लाख शेयर्स बेचे हैं। ओके कुशल, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कि आज हमारे दर्शकों को किन किन स्टॉक्स पर खासतौर से नजर रखने की जरूरत है। चलिए अब जान लेते हैं कि आज हमारे दर्शकों के लिए ट्रेडिंग कॉल्स कौन कौन सी अलग ब्रोकिंग फर्म से आई है। तो चॉइस ब्रोकिंग की रिकमेंडेशन है कमिंस इंडिया पर फोकस करके चले। 940 का स्टॉप लॉस है, टारगेट 980 का इनकी तरफ से निकल कर आया है। अनराठी सिक्योरिटीज गुजरात अंबुजा खरीदने की रिकमेंडेशन है, स्टॉप लॉस 170 का, टारगेट 200 का इन्होंने दिया है। सेंट्रम ब्रोकिंग की तरफ से आज एक सेल कॉल है मुथूट फाइनेंस में, स्टॉप लॉस 1385 रुपए का है और टारगेट 1300 का इनकी तरफ से निकल कर आया है। तो स्ट्रैटेजीज तो हमने आपको बता दी, लेकिन आज एक्सपर्ट क्या मान के चल रहे हैं, ब्रॉडर मार्केट्स में क्या रणनीति अपनानी है, ऑफ कोर्स किन स्टॉक्स में आज पैसे लगा के हो सकती बेहतरीन कमाई, इस पर बात करने के लिए kiranjadhav.com के आशीष केलकर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष जी, गुड मॉर्निंग। बहुत तनातनी का माहौल है, एक के बाद एक हम ग्लोबल मार्केट से जो खबरें आते देख रहे हैं, हम बस दम साधे खड़े हैं कि अब क्या होने वाला है। और उसी चक्कर में कल बिल्कुल दिल दहला देने वाला सेशन हमने कल मार्केट्स में, हमारे मार्केट्स में देखा। आज जरा बताइए, निफ्टी बैंक निफ्टी कैसे कमाई हो सकती है यहाँ?
वेरी गुड मॉर्निंग नेहा जी। देखिए, मैं मानता हूं कि जब मार्केट में इतना बड़ा गिरावट हम आते हुए किसी एक दिन में देखते हैं तो अगले 2 दिन 3 दिन थोड़ा सा वोलाटाइल सेशन हमें देखने को मिल सकता है। तो आज भी मैं वही एक्सपेक्ट कर रहा हूं। अगर निफ्टी की बात करें तो निफ्टी में 200 पॉइंट का एक रेंज बनता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसके बीच में निफ्टी ऑसिलेट होता हुआ दिखाई देगा। नीचे की तरफ 16,800 ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है और मैं मानता हूं ऊपर की तरफ 17,000 का बहुत स्ट्रांग रेजिस्टेंस है। तो जब तक ये दोनों लेवल्स में से कोई भी लेवल डिसाइसिवली टूटता नहीं है तो हमें कोई फ्रेश पोजीशन नहीं लेनी चाहिए। उसी तरह से बैंक निफ्टी की अगर बात करें तो बैंक निफ्टी में 36,600 ये अहम लेवल रहेगा नीचे की तरफ, जो सपोर्ट का काम करेगा। और मैं मानता हूँ 37,250 ये एक इम्पोर्टेंट लेवल रहेगा जो रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो इसी दौरान थोड़ा सा ट्रेडिंग जोन में ऑसिलेशन होता हुआ दिखाई देगा। स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच रखना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। नेहा जी, ओवर टू यू। तो आपने ये तो बता दिया कि निफ्टी बैंक निफ्टी में वो कौन से स्टॉप लॉसेस एंड टारगेट्स हैं अपर बैंड में जो आज मार्केट टेस्ट करता हुआ दिखेगा। आपने स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन की बात की, तो कौन से स्टॉक्स हैं जो आज हमारे दर्शकों को आप रेकमेंड करेंगे? नेहा जी, मैंने 2 स्टॉक चुने हैं, एक लॉन्ग साइड का रहेगा, एक शॉर्ट साइड का रहेगा। पहले मैं शॉर्ट साइड का कॉल बताता हूँ। शॉर्ट साइड में हमें क्या करना है, पुट ऑप्शन खरीदारी करना है, भारत फोर्ज का 700 का पुट ऑप्शन। अच्छा। कल का क्लोज करीबन 20 रुपए के आसपास है, खरीदारी इसी लेवल पे मिलता है तो करनी चाहिए। स्टॉप लॉस 16 रुपए का लगाएंगे और मैं मानता हूँ ये 30 रुपए तक जा सकता है अगले 2 से 3 दिन में। ठीक है। तो ये हो गया मंदी के साइड का स्टॉक। अभी खरीदारी अगर करनी है तो मैं मानता हूं कि फार्मा स्टॉक्स में कुछ अच्छा होते हुए दिखाई दे सकता है। तो सिप्ला मैंने चुना है, सिप्ला का फ्यूचर खरीदारी करने की सलाह होगी। स्टॉप लॉस 942 का लगाएंगे अर्ली क्लोजिंग बेसिस पर और मैं मानता हूं 975 980 अगले 2 दिनों में आते हुए हम देख पाएंगे। ओके, आशीष जी, आपने स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन की बात कर ली, ब्रॉडर मार्केट्स की बात कर ली, लेकिन इस मार्केट में हाँ आपने सही कहा कि वॉलेटिलिटी अगले 2-3 ट्रेडिंग सेशन दिख सकती है, लेकिन कल इंडाइसेस बहुत ज्यादा पिटे हैं। सबसे ज्यादा हमने पीएसयू बैंक, रियल्टी, मेटल, फाइनेंस, इन सबको काफी पिटते हुए देखा है। यहाँ पे किसी को अगर इंडेक्स प्ले करना है तो आज का दिन ठीक है? इफ यस, कहाँ पे नजर रखें? देखिए, मैं मानता हूं कि थोड़ा अवॉइड ही करना चाहिए इंडेक्स को। अच्छा। क्योंकि जिस तरह के चार्ट स्ट्रक्चर अभी बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, अगर मैं निफ्टी आईटी देखता हूं या फिर मैं पीएसयू फार्मा देखता हूं, निफ्टी इंफ्रा देखता हूं, तो ये सारे स्टॉक में जिस तरह के चार्ट स्ट्रक्चर बने तो कोई भी एंट्री पॉइंट एग्जैक्टली ऐसा निकल के नहीं आ रहा है। थोड़ा कॉशियस व्यू ही रखना चाहिए, ये मेरा रुझान चार्ट के ऊपर देखने के बाद बन रहा है। ओके, चलिए, तो इंडेक्स प्ले से अभी फिलहाल बचिए, थोड़ा सतर्क रहने की जरूरत है। स्टॉक स्पेसिफिक यानी कि जो चुनिंदा स्टॉक्स हैं उन पर आप फोकस करके चले आने वाले कुछ 1-2 ट्रेडिंग सेशन, तो वो एक बेहतर रणनीति साबित हो सकती है। आशीष जी, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे दर्शकों की हैंड होल्डिंग करने के लिए। तो और अब कमोडिटी बाजार में क्या रणनीति हो ये समझने का वक्त हो गया है। केडिया कमोडिटीज के अजय केडिया जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजय केडिया जी, इक्विटी मार्केट के बारे में हम कुछ समय पहले बात कर रहे थे, यहाँ पर तो घमासान देखने को मिला। एक कमोडिटी मार्केट है जिसमें हमने चौतरफा हरियाली का माहौल देखा है। एनर्जी कॉम्प्लेक्स से शुरू करेंगे। नेचुरल गैस कल 6% ऊपर 313 पर बंद हुआ है। कच्चे तेल की बात करें 7100 के पास हमने 173 अंकों की स्ट्रेंथ देखी है। कच्चे तेल में और कितना दमखम बाकी है। ऑफकोर्स इससे जियोपॉलिटिकल टेंशन का पूरा सपोर्ट मिल रहा है, लेकिन इन स्तरों पर फ्रेश पोजिशन सेफ है? वेरी गुड मॉर्निंग नेहा जी। अगर हम पूरे एनर्जी मार्केट की बात करें तो तेजी तो कंटिन्यू बनी हुई। सबसे पहले अगर नेचुरल गैस देखें तो पिछले हफ्ते की गिरावट के बाद कहीं ना कहीं लोअर लेवल से डिमांड बढ़ रही है, क्योंकि यूक्रेन काफी इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक लोकेशन रखता है गैस में। तो टाइमिंग मुझे लगता है कि ये तेजी बरकरार रहेगी जो 325-30 का लेवल दिखाता है। बट क्रूड की अगर बात की जाए तो एक तरफ इकोनॉमी की डिमांड धीरे धीरे बढ़ रही है, कंसर्न है इन्फ्लेशन को लेकर और जियोपॉलिटिकल टेंशन को लेकर। तो टेक्निकली तो ओवरबॉट है, बट कहीं ना कहीं लो लेवल पे बाइंग अभी भी है। तो आज के लिए भी 7040 के करीब लेके चलिए। अपसाइड मुझे लगता है 7200 टेस्ट करना चाहिए। ओके, तो कच्चे तेल में मजबूती है बरकरार और अभी भी जिन लोगों ने पीछे गाड़ी मिस कर दी है उनके लिए मौका है आज भी डिप्स पर या किसी भी करेक्शन पर एंट्री करने का। अच्छा, सोने ने कल कमाल कर दिया। हमने देखा काफी समय के बाद, 1 साल से भी लंबे समय के बाद, एक जो 50,000 का गोल्डन लेवल था जिसका हम इंतजार कर रहे थे, कल के सत्र में वो पार होता हुआ दिखा है और क्लोजिंग हमने 50,000 के काफी करीब बनते हुए देखी है। मुझे बताइए कि क्या इट हैज हिट द वॉल,
फिर यहाँ से रिट्रेसमेंट दिखेगा या अब लगता है कि एक अहम रेजिस्टेंस स्तर छुआ है तो यहाँ से हम अगले पड़ाव के लिए तैयार हो रहे हैं? देखिए, जो गोल्ड के लिए कहा जाता है कि सेफ हेवन बाइंग है, ये कल के सेशन में या पिछले 2 सेशन में ये प्रूफ हो चुका है। फिर शुक्रवार की रात को जैसे ही ये कंसर्न सामने अराइज हुआ, इमीडिएटली गोल्ड में हमने बड़ा शूटअप देखा और जैसे लग भी रहा था कि 1820 के ऊपर निकलता तो 1856 से 1870-80 का रेंज दिखा देगा, वो हम आते हुए देख पा रहे। तो आई डोंट थिंक कि ये वॉल है, क्योंकि एक तरफ आप देखेंगे इंडिया चाइना, यहाँ पे फिजिकल डिमांड भी काफी इंप्रूव हो रही है, दूसरी तरफ जियोपॉलिटिकल टेंशन बना हुआ है, इन्फ्लेशन है 40 साल के हाई पे, नो डाउट थोड़ा कंसर्न है इंटरेस्ट रेट को लेकर, बट ओवरऑल मुझे लगता है सिनेरियो काफी बुलिश है, क्योंकि ब्रेकआउट चार्ट पे है। तो गोल्ड को और सिल्वर दोनों को बाय करके चलना चाहिए। 49,800 के करीब गोल्ड को लेके चलिए, जो अपसाइड में 50,500, बट ध्यान रखिए अगले 2 से 3 महीने का व्यू लेके चलते हैं तो 53,000 तक के भी लेवल हम गोल्ड में देख पाएंगे। वहीं चांदी की अगर बात करें तो कल भी हमने चांदी में अच्छा खासा मूव देखा है। आई थिंक चांदी काफी अंडर परफॉर्मिंग रही है अभी तक गोल्ड सिल्वर रेशियो के हिसाब से अगर हम देखें तो चांदी को भी 63,900 के करीब लेके चलिए। आज के लिए तो 64,850 का टारगेट है, बट मुझे लगता है कि पहले 3 महीने की अगर बात करें तो प्राइजेस वापस 66-67,000 का जो रेंज है उसको वापस टेस्ट कर सकती है। वेरी वेल, चलिए तो पूरे कमोडिटी मार्केट में जबरदस्त एक्शन और खरीदारी की वो बेहतरीन पिक्स आती हुई। थैंक यू अजय जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और वो बेहतरीन पिक्स दर्शकों के सामने रखने के लिए। चलिए इसी के साथ पावर ब्रेकफास्ट को यहीं समेटते हैं। वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम आपके लिए पेश करेंगे ट्रेडर्स डायरी, जहां आपको मिलेंगे आज के लिए 20 दमदार ट्रेडिंग आइडियाज।